हम चर्चा करेंगे कि अगले नेक्स्ट 25 ईयर्स यानी जब हिंदुस्तान अपने आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा 2047 के आसपास हिंदुस्तान की जीडीपी क्या होगी, इसकी इंडियन ग्रोथ स्टोरी क्या होगी और इस ग्रोथ स्टोरी में कौन से सेक्टर या कौन सा थीम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस पर चर्चा करने के पहले हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। तो हम देखते हैं कि पिछले 25 साल पहले की यदि बातें करें, हमारा जीडीपी 416 मिलियन यूएस डॉलर था, जो उसके 25 साल बाद यानी आज ये बढ़ के करीब 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया है। और यदि हम ये मान के चलें कि यही ग्रोथ स्टोरी अगले 25 साल भी रहेगी यानी 2047-2048 के आसपास ये जीडीपी भारत की बढ़कर हो जाएगी 27-28 ट्रिलियन के आसपास। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि 2047-48 के आसपास हिंदुस्तान की इकोनॉमी या जीडीपी 27-28 ट्रिलियन के आसपास होगी। और यदि 2047-48 में 27-28 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी हिंदुस्तान की होती है तो उस टाइम ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। अब चर्चा करेंगे कि यदि ऐसा टॉप 3 इकोनॉमीज में आफ्टर 25 ईयर्स भारत पहुंचता है, हिंदुस्तान पहुंचता है, तो उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से थीम हैं जो इस ग्रोथ स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसमें 3 इंपॉर्टेंट थीम या सेक्टर का लिए है, वह ग्लोबल थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और बीएफएसआई। बीएफएसआई मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर। ये इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये 3 सेक्टर्स जो है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आज हम चर्चा करेंगे कि ये कौन से म्यूचुअल फंड्स होंगे, वो कौन से थीमेटिक म्यूचुअल फंड होंगे जो कि इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे उस थीम की, उस सेक्टर की जो कि बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में आती है। यानी आज हम चर्चा करेंगे सेक्टरल फंड की, बीएफएसआई की यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टरल फंड की। इस सेक्टर के किसी म्यूचुअल फंड पे चर्चा करने के से पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रोस्पेक्ट्स है। यदि प्रोस्पेक्ट्स की बातें करें तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले कुछ वर्षों में कॉरपोरेट क्रेडिट ऑफटेक जो है काफ़ी बढ़ गया है। ये लगता है कुछ टेक्निकल टर्म्स, बट इट्स नथिंग टेक्निकल। ये आम चीज़ें हैं। बैंक का काम पब्लिक से फंड को मोबिलाइज करना और उस पर कुछ ब्याज देना पब्लिक को, और उसी फंड को किसी को लेंड करना, उससे ब्याज लेना। अब सोचें, यदि बैंक्स या फाइनेंशियल सेक्टर पब्लिक से फंड मोबिलाइज कर पा रही है, उसको ब्याज तो उन्हें तो ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन यदि वो लेंड नहीं करेगी तो फिर वो ब्याज कहाँ से देगी। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में जितना जरूरी है फंड को मोबिलाइज करना, उतना ही जरूरी है उस फंड को लेंड करना। और ये देखा गया है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले कुछ महीनों वर्षों में कॉरपोरेट क्रेडिट ऑफटेक जो है ये काफ़ी इंप्रूव कर गया है। नंबर 2, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी। ये पिछले कई वर्षों से जो सबसे वीक एरिया है बैंकिंग सेक्टर की, वो है एनपीए। ये टेक्निकली हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। देखा गया है पिछले 1.5-2 साल से कि एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव कर गई है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कम हो गया है। ग्रॉस एनपीए का कम होने का मतलब कि क्वालिटी इंप्रूव कर गई है, रिकवरी ठीक ठाक हो रही है। और नेट एनपीए कम होने का मतलब कि रिकवरी तो ठीक आ ही रही है, ओवर एंड एबव बैंक इस पोजीशन में है कि बैड डेट्स के अगेंस्ट में प्रोविजन कर सके, सो दैट उनका नेट एनपीए कम हो जाए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है बैंकिंग सेक्टर्स की। तीसरा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम इंप्रूविंग। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मीन्स, जैसे हम पहले पॉइंट पे बात किए कि वो लेंड करता है, उस पर इंटरेस्ट पाता है, और जो फंड मोबिलाइज करती है बैंक उसको इंटरेस्ट देती है। तो इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। नेचुरली यदि कॉर्पोरेट क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा तो एनआईएम भी बढ़ेगा, और दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। ये
पिछले 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में ये 3.3% हो गया, जो कई वर्षों से के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। ये भी देखा गया है कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर मार्केट है, मार्केट में शेयर है, वो काफ़ी बढ़ गया। लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनका मार्केट शेयर बैंकिंग में काफ़ी बढ़ गया। ये एक अच्छा साइन है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। और बहुत सारे NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनका भी पॉजिटिव आउटलुक देखा गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि हमने जो इस सेक्टर में इस सेक्टरल फंड का जो फंड शॉर्टलिस्ट किया है, वो फंड शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया या मेथोडोलॉजीज क्या है। तो हमने फंड को सेलेक्ट किया है 3 क्राइटेरिया पे: एनुअल रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। और हमने एनुअल और ट्रेलिंग रिटर्न में हमने कुछ कंडीशंस रखे हैं। सबसे पहले वो सारे फंड सेलेक्ट किए जो 10 साल से अधिक पुराने हो, पहला क्राइटेरिया। और यदि एनुअल रिटर्न की यदि बातें करें तो हमने 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे इन चारों टाइम पीरियड में जो टॉप 5 फंड्स थे उसको शॉर्टलिस्ट किया। उसी हिसाब से ट्रेलिंग रिटर्न में 2019, 21, 22 और 23 में हर एक साल जो टॉप 5 परफॉर्मर्स थे इस सेक्टर के फंड, उसको शॉर्टलिस्ट किया। और इन दोनों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने ये देखा कि एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न में अलग अलग कौन से फंड सबसे अधिक पीरियड में कॉमन है। और उसके बाद फंड में शॉर्टलिस्ट किया, फिर हमने उन फंड्स को रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे टेस्टिफाई किया और फाइनली हमने ये निर्णय लिया कि कौन सा फंड इस सेक्टर का बेहतर है। अब सबसे पहले हम एनुअल रिटर्न की बातें करते हैं। एनुअल रिटर्न में हमने सुंदरम को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया। एनुअल रिटर्न जैसा कि पहले में हमने चर्चा की हुई, 2019 से लेके 2023 तक का पूरे पौने 6 साल का, मीन्स पौने 5 साल का, 4 ईयर्स प्लस 3/4 ऑफ द ईयर 2023, इसका लिया है परफॉर्मेंस हमने। और दूसरा लिया है निप्पॉन का और इसकी तुलना की है इसके कैटेगरी रिटर्न से फॉर रेस्पेक्टिव एनुअल, मीन्स 2019, 20, 21, 22 और 23। इसी हिसाब से हमने दूसरे पार्ट में इसका ट्रेलिंग रिटर्न की बातें की हैं, जिसमें हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में सुंदरम और निप्पॉन को शॉर्टलिस्ट किया है और फिर इसकी चर्चा की है, कैटेगरी से कंपेयर किया है इसको। अब सवाल ये उठता है कि हमने सुंदरम और निप्पॉन को ही शॉर्टलिस्ट क्यों किया है। इसके शॉर्टलिस्ट करने के कारण है, जैसे कि पहले हमने अपनी मेथोडोलॉजी में बताया हुआ है कि हमने उन फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न में मैक्सिमम पीरियड में वो कॉमन रहे टॉप 5 के लिए। तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हम पहले एनुअल रिटर्न की बातें कर ले तो हम देखते हैं कि एनुअल रिटर्न में 2019, 2020, 21, 22 और 23 में ये 5 साल में सुंदरम हमेशा का परफॉर्मेंस हमेशा टॉप 5 में जो परफॉर्मर थे उसमें रहा। जबकि निप्पॉन का 21, 22 और 23 में टॉप 5 परफॉर्मर थे, जबकि 19 और 20 में ये टॉप 5 में नहीं थे, 5 के बाद में थे। ये हमने एनुअल रिटर्न के बेसिस पे इसको शॉर्टलिस्ट किया और हमने देखा कि सुंदरम तो ऑल 5 पीरियड्स में कॉमन थे और सबसे अधिक कॉमन निप्पॉन था जो 3 पीरियड्स आउट ऑफ 5 पीरियड्स में वो ये कॉमन था। अब इसी की बातें यदि करें हम ट्रेलिंग रिटर्न की, तो ट्रेलिंग रिटर्न में देखा कि सुंदरम और निप्पॉन दोनों ही फंड 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे ऑल द 4 पीरियड्स में इनका परफॉर्मेंस टॉप 5 में था। मीन्स टॉप 5 में ये दोनों ही फंड 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न के बेसिस पे ये आया करते थे। इसी के लिए हमने दोनों ही उसमें सुंदरम और निप्पॉन को शॉर्टलिस्ट किया है हमने। अब यदि इसके रिटर्न के बारे में यदि चर्चा करें, सबसे पहले हम एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं 2019 में सुंदरम 26.43, निप्पॉन का 10.71, जब कैटेगरी का 19.44% था। इसका मतलब निप्पॉन ने अंडर परफॉर्म किया कैटेगरी को। उसी हिसाब से 2020 में
निप्पॉन का -10.57, जबकि कैटेगरी का रिटर्न -0.84% था। इन्होंने अंडर परफॉर्म नहीं किया बल्कि काफ़ी मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया, जबकि सुंदरम ने पॉजिटिव रिटर्न 2.70 का दिया हुआ है। 2021 में निप्पॉन ने काफ़ी बेहतर किया, 29.79 आउट परफॉर्म किया इन्होंने कैटेगरी को अगेंस्ट 15.32%, और इन्होंने आउट परफॉर्म किया सुंदरम को भी। 22 में निप्पॉन ने सुंदरम को भी आउट परफॉर्म किया और कैटेगरी को भी आउट परफॉर्म किया, और 2023 में इन्होंने केवल आउट परफॉर्म किया कैटेगरी के, लेकिन यहाँ 2023 में सुंदरम ने आउट परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया को। यदि यहाँ ये बातें हुई एनुअल रिटर्न की, और यदि ट्रेलिंग रिटर्न की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि 1 ईयर के कंपैरिजन में सुंदरम ने आउट परफॉर्म किया है दोनों को, निप्पॉन को भी और कैटेगरी को भी। और ये एक चीज़ देखना जरूरी है कि केवल 5 ईयर को छोड़ के जहाँ की निप्पॉन का परफॉर्मेंस और कैटेगरी का परफॉर्मेंस इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, हालांकि दिख रहा है थोड़ा सा कम, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। बाकी सारे पीरियड में निप्पॉन ने एक्सेप्ट दिस 5 ईयर CAGR और ट्रेलिंग रिटर्न सब जगह आउट परफॉर्म किया, जबकि सुंदरम ने ऑल 4 टाइम्स 1, 3, 5 और 10 ईयर्स में काफ़ी बेहतर ढंग से आउट परफॉर्म किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर में 21.82 अगेंस्ट निप्पॉन का 18% के आसपास, कैटेगरी का 14-15% के आसपास। 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे निप्पॉन ने आउट परफॉर्म किया है दोनों को, सुंदरम को भी और कैटेगरी को भी। 5 ईयर्स में सुंदरम ने आउट परफॉर्म किया निप्पॉन को, और 10 ईयर्स में निप्पॉन ने आउट परफॉर्म किया सुंदरम को। अब एक चीज देखने की इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें कि 10 ईयर्स के CAGR में हम देखते हैं कि इसने आउट परफॉर्म किया सुंदरम को भी और निप्पॉन को भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2020 में इनका परफॉर्मेंस -10.57% था। मतलब इसको कंपनसेट करते हुए भी लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने दोनों को ही, कैटेगरी को भी और सुंदरम बैंक BFI सेक्टर के जो थीमेटिक फंड है उसको भी आउट परफॉर्म किया। ये तो तय हो गया कि एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये दोनों ही फंड शॉर्टलिस्ट करने के लायक हैं। अब रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हम ये टेस्टिफाई करेंगे इन दोनों फंड में से कौन सा फंड एक टॉप पे है और कौन सा सेकंड टॉप पे है, या 1 नंबर कौन सा है और 2 नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम रोलिंग रिटर्न की चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखें इस रोलिंग रिटर्न को। 2 पार्ट हैं इसके। एक तो है रिटर्न स्टैटिस्टिक्स, जो कि बताता है कि एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम कितना परसेंट दिया दोनों ही फंड ने, और ये है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, ये परसेंट ऑफ टाइम्स बताता है। ये बताता है कि कितने बार नेगेटिव रिटर्न दिया, कितने बार 12 से 15% रिटर्न दिया, कितने बार इन्होंने 15 से 20% का रिटर्न दिया, और कितने टाइम्स इन्होंने मोर देन 20% का रिटर्न दिया। और ये रोलिंग रिटर्न जो लिया है हमने लास्ट 10 ईयर्स मीन्स 2013 से लिया है, और इसका एवरेज लिया है 3 ईयर्स का, जो ऑप्टिमम एवरेज माना जाता है। उस बेसिस पे यदि हम चर्चा करें एवरेज सुंदरम का 14.23% था, कैटेगरी का 11.26% था, जबकि निप्पॉन का 3.60। इसका मतलब दोनों ही फंड ने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया, जबकि सुंदरम ने दोनों को आउट परफॉर्म किया और निप्पॉन ने केवल कैटेगरी को ही आउट परफॉर्म किया। मैक्सिमम की बातें करें तो निप्पॉन का मैक्सिमम 42.65% था, सुंदरम का 35.58% और कैटेगरी का 30.74%। यहां हम देखते हैं कि निप्पॉन ने सबसे अधिक, इन्होंने मैक्सिमम जो रिटर्न दिया 42.65% दिया है, जो कि सुंदरम और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म करता है। अब यदि मिनिमम की बातें करें तो कैटेगरी का मिनिमम गया है 10.24% के आसपास, सुंदरम का गया है -6.98% के आसपास, और निप्पॉन का गया है 14.17 के आसपास। इसका मतलब मिनिमम के केस में इन्होंने दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया है, सुंदरम को भी और कैटेगरी को भी। उसी हिसाब से यदि रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में कितने टाइम्स की बात करें तो निप्पॉन ने 11.15 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि सुंदरम ने 6.78 टाइम्स और कैटेगरी ने 9.46 टाइम्स। इसका मतलब इस केस में नेगेटिव रिटर्न देने के केस में टाइम्स के कॉन्टेक्स्ट में सुंदरम ने
कैटेगरी को और निप्पॉन को दोनों को आउट परफॉर्म किया है, जबकि निप्पॉन ने सुंदरम और कैटेगरी दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया है। यदि 12 से 15% की बात करें तो सुंदरम ने दोनों को आउट परफॉर्म किया है, निप्पॉन ने केवल कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। 15 से 20% में सुंदरम ने दोनों को आउट परफॉर्म किया है, जबकि निप्पॉन ने किसी को आउट परफॉर्म नहीं, दोनों को अंडर परफॉर्म किया है। 20.65% अगेंस्ट कैटेगरी ऑफ 21.27%। और उसी हिसाब से यदि बात करें मोर देन 20% की, तो निप्पॉन ने मोर देन 20% जो रिटर्न दिया है, तो टाइम्स दिया 25.0 टाइम्स दिया है, मोर देन 20%। इस बेसिस पे इन्होंने सुंदरम और कैटेगरी दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है। जहां तक बातें करें मोर देन 25% रिटर्न देने की बातें। अब इन दोनों फंड्स में बेहतर फंड कौन सा है, इस पर चर्चा कंटिन्यू करने के पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं किसी फंड को प्रमोट करता हूं। मैं एक एनालिस्ट हूं और अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से मैं फंड को एनालाइज कर सकता हूं। हो सकता है कि आपका परसेप्शन हमसे अलग हो, इट्स योर थिंकिंग। ये जरूर हो सकता है बिकॉज सबसे अधिक ज्ञान मुझे ही नहीं है, और भी लोग हमसे अधिक जानकार भी हैं, हो सकता है उनका परसेप्शन हो, कहीं कुछ गलतियां हो हमसे। खैर, अब चर्चा करते हैं इन दोनों फंड में 1 नंबर फंड कौन सा होगा, 2 नंबर कौन सा होगा। तो कीपिंग इन व्यू द एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न, 1 नंबर जो है हमारे विचार से ये सुंदरम है और 2 नंबर निप्पॉन है। इसका मतलब सुंदरम का फाइनेंशियल सेक्टर या सॉरी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर फंड बेटर है निप्पॉन से। हालांकि ये दोनों ही फंड अच्छे हैं यदि कंपेयर करें बाकी सब फंड से, लेकिन इन दोनों फंड्स में सुंदरम इज एट द टॉप। हालांकि अंतिम निर्णय, जैसा मैं बार बार कहा करता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होता है। यहां भी अंतिम निर्णय आपको ही लेना है।